हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ ज्योग्राफी से है और आप देखेंगे कुछ और भी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए क्वेश्चन रखे गए हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आइए देखते हैं। पहला है एंजिल जलप्रपात, दूसरा है विक्टोरिया जलप्रपात, तीसरा है जोग गरसोप्पा जलप्रपात और चौथा है चित्रकूट जलप्रपात। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात के बारे में आपको बता दें, यह वेनेजुएला में है और वेनेजुएला में यह कैरोनी नदी पर स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी आने की संभावना है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हीराकुंड बांध परियोजना, दूसरा है दामोदर नदी घाटी परियोजना, तीसरा है भाखड़ा नागल बांध परियोजना और चौथा नंबर है सलाल परियोजना। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। यह भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है और यह दामोदर नदी पर बनी हुई है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, ग्रेट लेक्स झीलों में कौन सी झील नहीं है? दोस्तों, ग्रेट लेक्स झीलों में कौन सी झील नहीं है, यानी इनमें से कौन सी ऐसी झील है जो ग्रेट लेक्स में नहीं है? दोस्तों, आपको जानकारी बता दें, ग्रेट लेक्स झीलें ये पड़ेंगी आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये झीलें हैं। और दोस्तों, बता दें, इसमें कुल मिला के 5 झीलें हैं। इनमें 5 झीलें हैं। तो आइए देखते हैं इनमें कौन सी नहीं है। तो पहला है सुपीरियर झील। दोस्तों, सुपीरियर झील ये, दूसरा है मिशिगन, तीसरा है ओंटारियो और चौथा है सांभर झील। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सांभर झील। देखिएगा, जो ग्रेट लेक्स में झीलें हैं उनमें पहली है सुपीरियर, उसके बाद है ह्यूरॉन, फिर है मिशिगन, फिर है ओंटारियो और एक है इरी। तो ये 5 झीलें हैं जो ग्रेट लेक्स के नाम से या बृहद झीलों के नाम से जानी जाती हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नहीं है? दोस्तों, सवाल है कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नहीं है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो पहला है गिब्सन, गोबी, उसके बाद विक्टोरिया मरुस्थल और सैंडी मरुस्थल। दोस्तों, कह रहा इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें गोबी मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नहीं है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उम्दा है और एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस महाद्वीप में स्थलरुद्ध देश नहीं है? क्या है? स्थलरुद्ध देश नहीं है। दोस्तों, इसका अर्थ होता है लैंड लॉक कंट्री। क्या कहते हैं? लैंड लॉक्ड कंट्री। इसका अर्थ क्या होता है कि ऐसे देश जो पानी से यानी महासागर से नहीं गिरे हैं, यानी ऐसे देश जो महासागर को टच नहीं करते हैं, उन्हें स्थलरुद्ध देश कहा जाता है। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, तीसरा दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप और चौथा है यूरोप महाद्वीप। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने देश हैं सभी महासागर से लगे हुए हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी नहीं है? यानी कौन सी नदी है जो हिमालय नहीं है, अर्थात कौन सी है जो हिमालय से नहीं निकलती है? तो पहला प्रश्न देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला सिंधु नदी, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरा है गंगा नदी दोस्तों और चौथा है गोदावरी नदी। तो आपको बता दें, इनमें से कह रहा है कौन सी हिमालयी नदी नहीं है। तो देखिए, सिंधु नदी है, ये हिमालयी नदी है, ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदी है, गंगा नदी हिमालयी नदी है। दोस्तों, गोदावरी नदी ये हिमालयी नदी नहीं है, बल्कि ये
इसे प्रायद्वीपीय नदी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे प्रायद्वीपीय नदी के नाम से जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है देखते हैं। प्रश्न है हमारा, किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? तो दोस्तों आइए समझते हैं ऑप्शन को। तो पहला है जोगरसोपा जलप्रपात, दूसरा है चित्रकूट जलप्रपात, तीसरा है चूलिया जलप्रपात और चौथे नंबर पे आता है चचाई जलप्रपात। दोस्तों इसमें कह रहा है किसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही उम्दा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों देखिएगा, कह रहा है हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पहला देखेंगे, पहला ऑप्शन है, पहला है गार्डविन ऑस्टिन या केटू, दूसरा है कंचनजंगा, तीसरा है दोस्तों माउंट एवरेस्ट और चौथा है नंदा देवी। तो दोस्तों बता दें इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। और ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगी आपकी सिक्किम में। दोस्तों देखिए सवाल क्या पूछा है, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर क्वेश्चन ये बनता कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, दोस्तों उसका उत्तर हो जाता केटू या गार्डविन ऑस्टिन, जो काराकोरम में स्थित है। लेकिन यहाँ पर उत्तर क्या बनेगा? कंचनजंगा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा फिजिक्स से है। कह रहा है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो दोस्तों पलायन वेग का मान पूछा है पृथ्वी के लिए। तो आपको जानकारी बता दें, पलायन वेग वह वेग है जिसके द्वारा किसी भी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह वापस लौट करके दोबारा नहीं आता है, उसे पलायन वेग कहते हैं। तो कह रहा पृथ्वी के लिए पलायन वेग, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 2.35 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी पर सेकंड। उसके बाद है दूसरा ऑप्शन है 11.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकंड और चौथा ऑप्शन है 23.3 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पलायन वेग है पृथ्वी का। उम्मीद है आपको चीजें अच्छे समझ में आ रही होंगी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है न्यूटन के किस नियम से बलों की परिभाषा प्राप्त होती है? देखिए जो यहाँ पर बलों है, ये बालू लिख गया है तो ये बलों है, बना लीजिएगा। तो न्यूटन के किस नियम से बलों की परिभाषा प्राप्त होती है? तो आइए देखते हैं। कह रहा है पहला नियम, फिर कह रहा है दूसरा नियम, अगला तीसरा नियम और फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको जानकारी बता दें, देखिए पहला नियम क्या है, दूसरा नियम, तो आपको बता दें कि पहला नियम जो है, पहले नियम से ही क्या मिलता है? बलों की परिभाषा मिलती है। पहले नियम से बलों की परिभाषा मिलती है। दूसरे से है बलों का सूत्र मिलता है। क्या मिलता है? बलों का सूत्र। और ये क्या होता है? F बराबर ma होता है। क्या होता है? F बराबर ma होता है। तीसरा नियम है, इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पहला नियम। तो पहला नियम से क्या मिलता है? बलों की परिभाषा मिलती है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है न्यूटन का पहला नियम कौन सा है? तो न्यूटन का पहला नियम कौन सा है? तो पहला कह रहा है ऑप्शन नंबर ए है जड़त्व का नियम, दूसरा है संवेग परिवर्तन का नियम, तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम और दोस्तों चौथा है गति विषयक नियम। तो जानकारी बता दें कि न्यूटन का पहला नियम कौन सा है? वो है हमारा जड़त्व का नियम। कौन सा है? जड़त्व का नियम। ये न्यूटन का पहला नियम है। आइए इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है भारत में हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई? हाथी प्रोजेक्ट कब आया? तो दोस्तों देखते हैं। ऑप्शन नंबर एक क्या है? तो ऑप्शन नंबर कह रहा है एक 1973, दूसरा है 1992, तीसरा है 1970 और दोस्तों चौथा है 1965। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर 1992। दोस्तों जानकारी बता दें, यहाँ पर जैसे 1973 है तो यहाँ पर आया था टाइगर प्रोजेक्ट। कब आया? इस 1973 में क्या आया था? टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी और हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1992 में। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह है आपका संविधान से। क्वेश्चन है हमारा,
नागरिकता में पहली बार संशोधन कब हुआ? तो दोस्तों नागरिकता में पहली बार संशोधन कब हुआ? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1948, फिर है 1986, अगला है 1955 और फिर अगला है 1988। दोस्तों जानकारी बता दें कि नागरिकता में संशोधन जो हुआ था पहली बार वो हुआ था 1986 में हुआ था। और दोस्तों 1955 में क्या था? यह था नागरिकता संशोधन अधिनियम। कंफ्यूज मत होइएगा, यह था नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था 1955 में। लेकिन सवाल क्या पूछा है कि नागरिकता संशोधन पहला कब हुआ था? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1986। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न हमारा कह रहा है, देखिएगा, कह रहा हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन देखिएगा, पहला है अनुच्छेद 352, दूसरा है अनुच्छेद 32, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 356 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 226। तो दोस्तों जानकारी लिए बता दें कि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिटे जारी करता है। और अगर बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसके तहत, तो ये आर्टिकल 32 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट रिटे जारी करता है। और अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है और इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्न मिल गया। प्रश्न क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों देखिएगा, ऑप्शन समझते हैं। ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 32, इसके बाद है अनुच्छेद 51 और फिर अनुच्छेद 50। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32। ये क्या करता है? ये बताता है कि इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और दोस्तों आर्टिकल 40 क्या कहता है? इसमें ग्राम पंचायतों का गठन है। आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है, ठीक है ना। और उसी तरह से आर्टिकल 50 में क्या है? तो आर्टिकल 50 में यह है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है, यानी कार्यपालिका से अलगाव है। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ आई होंगी। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को चलते हैं। और अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? दोस्तों देखिएगा, तो बंगाल खाड़ी में ना गिरने वाली नदी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरा है नर्मदा नदी, तीसरा ऑप्शन है गंगा नदी और चौथा है दामोदर नदी। तो दोस्तों बता दें कि इसमें से नर्मदा नदी ये बंगाल खाड़ी में नहीं गिरती है। दोस्तों कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है अरब सागर में। कहाँ गिरती है? ये गिरती है अरब सागर में। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उम्दा है और ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और आगे भी उम्मीद है कि आगे पूछा जाएगा। सवाल है हमारा, अनुच्छेद 371 का में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 371 का में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है असम है, दूसरा है नागालैंड है, तीसरा है मणिपुर है और चौथा है दोस्तों इसमें अरुणाचल प्रदेश है। तो दोस्तों जानकारी के लिए बता दें, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नागालैंड। अनुच्छेद 371 का में जिक्र किया गया है नागालैंड का, ठीक है ना। चलिए आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है और यह है इकोनॉमिक्स है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना 2 बार लागू हुई? तो बच्चों देखिएगा दोस्तों, 2 बार लागू हुई कौन सी? तो पहला ऑप्शन है कह रहा चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर 2 है छठी पंचवर्षीय योजना, उसके बाद अगला है 5वीं पंचवर्षीय योजना और फिर है 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। ये 2 बार लागू हुई। दोस्तों देखते हैं 2 बार कैसे लागू हुई। देखिएगा, एक बार ये निर्धारित की गई थी 1978 से 1983 तक, जब ये रोलिंग प्लान आया था और इस समय सरकार बनी थी जनता पार्टी की सरकार। 1978 में एक योजना आई थी रोलिंग प्लान या अनवरत योजना। तो वहाँ पर
मोरारजी देसाई की सरकार थी, उन्होंने इसको पहले निर्धारित किया कि यह 1978 से लेकर के 1983 तक चलेगी। लेकिन उसके बाद फिर से सरकार बदली और कांग्रेस की सरकार आई तो उसने इसको निर्धारित किया 1980 से लेकर के दोस्तों 1985 तक, और जो मानी जाती है इसलिए ये 2 बार लागू है। इनमें से देखते हैं, एक पंचवर्षीय योजना है जो केवल और केवल 4 साल की रही दोस्तों, तो वो है 5वीं पंचवर्षीय योजना। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 4 साल की रही है, तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल की रही है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो देखिएगा। सवाल है हमारा, हीराकुंड बांध परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो दोस्तों देखते हैं, हीराकुंड बांध परियोजना तो ये हुई थी, ऑप्शन दिया गया है, पहली पंचवर्षीय योजना, फिर है दूसरी पंचवर्षीय योजना, अगला है तीसरी पंचवर्षीय योजना, और फिर अगला है हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसलिए क्योंकि जो पहली पंचवर्षीय योजना हुई तो उसमें जो उसका उद्देश्य था वो कृषि व सिंचाई था, यानी कृषि और सिंचाई पर बल दिया गया। तो दोस्तों इस वजह से क्या किया गया, कृषि पर ज़्यादा जोर देने के लिए सिंचाई व्यवस्था की गई, और जब सिंचाई व्यवस्था की जाने लगी तो वहाँ पर नदी घाटी परियोजनाएं बनाई जाने लगी, जिसमें से दामोदर नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना और भाखड़ा नागल बांध परियोजना बनाई गई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी पहली पंचवर्षीय योजना उत्तर इसका हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है संविधान से है। सवाल क्या है, किस चार्टर एक्ट के दौरान शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की बात की गई थी। तो दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर क्या है। तो पहला ऑप्शन है 1793 का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट, फिर दोस्तों अगला 1813 का चार्टर एक्ट, और अगला है 1853 का चार्टर एक्ट। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की बात की गई थी। हालांकि दिया नहीं गया लेकिन बात की गई थी। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी। आइए, तो इस तरह से ये आज के संपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग अपनी तैयारी को और भी सुदृढ़ बनाते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, आप लोग निश्चित सफल होंगे।